मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों झूठ पढ़ाते हो, क्या एजेंडा है आप लोगों का। बार बार झूठ छापते हो, उस पर अगर नजर में आ जाता है तो लोग उस पर विरोध करते हैं, तगड़ा विरोध हो जाता है तो उसको आप सुधार कर लेते हो, वापस ले जाते हो। एक बार, दो बार, तीन बार एनसीईआरटी जैसी संस्था, जो सीबीएसई बोर्ड में आपकी जो किताबें चलती हैं, उनमें आप झूठ के अलावा कुछ परोसने ही नहीं चाहते, और विशेषकर इतिहास के संदर्भ में, और विशेषकर वो इतिहास जहां जो राजपूत इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अभी फिर देखिए, 12th क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक है इतिहास की, 12th क्लास की, उसमें एक ये बहुत पुराना आर.के. लक्ष्मण का ये कार्टून छापा है। और कार्टून देखिए, कार्टून क्या है, ये वल्लभ भाई पटेल और एक ये प्रजा है जो राजा महाराजा थे, इनकी प्रजा है जिसके ऊपर ये राजा महाराजा साहब बैठे हैं। ये प्रजा की आप स्थिति देख लीजिए क्या बनाई है, और ये महाराजा बहुत अच्छे उसमें बैठे हुए हैं, और पटेल उनसे कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल मैटर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये मैटर। बोलो नहीं नहीं नहीं, आप जो है आप बैठे रहिए, बस इतना हमको दे दीजिए और इस पे बैठे रहिए। प्रजा की हालत देखिए, पूरा झूठ का पुलिंदा, पूरा झूठ का पुलिंदा है ये कार्टून। अब इस कार्टून में क्या है, राजा महाराजा हैं, ये अब हर कैरेक्टर और इनका आपस का संबंध झूठा बताया गया, झूठा। एजेंडे के कारण, कोई ना कोई एजेंडा है, इस एजेंडे को अपन अब साफ करेंगे, अपन साफ करेंगे। ये प्रजा की स्थिति बताई है कि इनके अधीन प्रजा की स्थिति ये थी और ये भारी शोषण कर रहे थे, ये इस कार्टून से स्पष्ट होता है। दूसरा, इस कार्टून से स्पष्ट होता है कि ये जो है इनको ये चीजें इनसे मांग रहे थे, ठीक, और ये बहुत ये इनका शोषण कर रहे थे, ये इस कार्टून से स्पष्ट होता है। सच्चाई मैं बताता हूं क्या है। सच्चाई ये है कि ये ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व करते थे जहां अंग्रेजों की सरकारें थी, और 1935 भारत शासन अधिनियम के बाद 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस की भी बहुत सी जगह सरकारें बन गई थी, ठीक, यूनाइटेड प्रोविंस में थी, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक, आगरा और अवध में थी, बरार में थी, ऐसे 5 राज्यों में खुली हुई और बाकी 3 राज्यों में मिली जुली सरकारें थी। तो ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये साहब, और इनको जो शोषक बनाया है, इनका शोषण करने वाला, हाँ, ये दिखाया जा रहा है कि ये शोषण कर रहे थे और इनकी इस प्रजा की स्थिति ये थी। सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है, बिल्कुल उलट। आपको स्पष्ट कट बता दूं कि देखिए ये क्या लिख रहे हैं। दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन द प्रिंसली स्टेट। क्या लिख रही है एनसीईआरटी? दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन द प्रिंसली स्टेट एंड ऑल्सो द पटेल्स अप्रोच रिजॉल्विंग दिस इशू। मतलब इनके ये और इनके में ये शोषित थे, ये शोषक थे, और पटेल जो है इसमें इस इशू को, इनके आपस के संबंधों को रिजॉल्व करने के लिए बीच में आए हैं। ये कार्टून बना रहा है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। ये देखिए कि राजा महाराजा के साथ था स्थानीय जनता का भारी समर्थन, समझे आप। 1952 में लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए, जैसे राजस्थान वगैरह में साथ में हुए। तो 52 के चुनाव, 57 के चुनाव, 62 के चुनाव, 67 के चुनाव तक आप देखिएगा, तो ये जो राजा महाराजा थे, असल में ये संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र थे जिनके पड़ोस में बैठा था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के साथ इनके जो भी संबंध थे, ये अपने प्रजा के प्रति, अपने देश के प्रति, जो इनका देश था, जैसे मारवाड़ था हनुवंत सिंह का, ठीक,
ये अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति पूरे तरीके से संवेदनशील थे, पूरे तरीके से उत्तरदायी थे, पूरे तरीके से जिम्मेदार थे। उनके लिए जनहितैषी काम भी कर रहे थे, उनका विकास भी कर रहे थे। शोषण जैसी कोई स्थिति नहीं थी, चाहे उन व्यापारिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, शोषक जैसी कोई स्थिति नहीं थी। नहीं तो 1952 के आम चुनाव में, 1952 के आम चुनाव में सही कहानी क्या हुई थी? 1952 के आम चुनाव में राजस्थान का ही लेते हैं, मारवाड़ क्षेत्र में विधानसभा चुनाव हुए। लगभग 37 सीटों पर, 37-38 सीटों पर हनुमंत सिंह महाराजा थे। उन्होंने निर्दलीय और रामराज परिषद, ठीक, इन दो के साथ अपने कैंडिडेट उतारे। आपको बताऊं कि पूरे 37 के 37 जीते। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी 1950 के बाद। 1952 के चुनाव की बात बता रहा हूं मैं। अगर ये शोषक होते तो जनता चुनाव में इनको वोट देती, इनके कहे से देती क्या? हाँ, फिर और जिसको आप कह रहे हो कि इन्होंने संविधान बनाया और ये जो है, भाई सरकार तो बन गई थी ना 1947 में। एक समझ लीजिए कार्यकारी सरकार का गठन तो हो गया था। तो उसके बाद कांग्रेस को 3 साल बाद सीटें क्यों नहीं मिली वहां? क्यों नहीं मिली? इसका मतलब यह था कि जनता, वहां की जनता अपने राजा के साथ पूरा सम्मान, पूरा आदर, पूरी आस्था रखती थी। यह है सच। यह सच नहीं है जो यहां दिखा जा रहा है कि जनता की यह स्थिति थी। नहीं थी। 1952 में यही स्थिति हुई, 57, 62, 67। ये देखिए, आपको बताऊं कि हनुमंत सिंह मारवाड़ में विधानसभा का बता दिया, लोकसभा चुनाव होने के पहले उनकी मृत्यु हो गई जहाज की दुर्घटना में। लेकिन चाहे कश्मीर में हो, कश्मीर में कर्ण सिंह बाद में लड़े ना, 62 का चुनाव लड़े, ठीक, जीत के आए। 52 के ही चुनाव में बीकानेर के करणी सिंह चुनाव लड़े, जीत के आए ना। मथुरा के प्रताप सिंह चुनाव लड़े, जीत के आए। ये सब राजा महाराजा हैं। उड़ीसा बोलांगीर स्टेट की पटना के चुनाव लड़े, जीत के आए। बस्तर से मयूरभंज चुनाव लड़े, जीत के आए, जीते ना। बुंदेलखंड के बहुत सारे, बाद में रीवा से मार्तंड सिंह, जीते ना। जनता नहीं जिताया ना इन लोगों को। तो अगर जो आप दिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति थी, तो जनता अगले 20 साल तक इनको जिताती रहती। जिताया ना। मध्य भारत के, बुंदेलखंड के, विंध्य के, राजपुताने के जाम साहब जीते ना। पार्टी कोई भी हो, प्रजामंडल से भी राजा महाराजा जीते, रामराज परिषद से भी जीते, निर्दलीय भी जीते। जामनगर से तो कांग्रेस से जीते जाम साहब, जीते ना। मैसूर के वाडियार वंश, उनका दखल, किसको नहीं मालूम ये बातें। तो ये कहानी और ये कार्टून तो कुछ जस्टिफाई नहीं हो रहा। ये तो जस्टिफाई नहीं हो रहा। राजमाता विजयराजे ग्वालियर से कितना प्रभाव था, जनता जिताती थी ना, सम्मान, सीधे लेट जाती थी। कोई डर था क्या उनका? कोई डर था? डर नहीं था। वहां सुशासन था, सुशासन। उनको बदनाम मत कीजिए आप, ये एजेंडा मत चलाइए। ये एजेंडा, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग दक्षिण में केरल में थे जो ये दिखाई दे रहे हैं कार्टूनिस्ट, और ऊपर से बंगाल में थे। आधे लोगों ने इतिहास लिखा, आधे ने बनाया। और ब्रिटिश इंडिया और उसके उत्तराधिकारी, उनको ही महिमा मंडित कर रहे हो बस।
सच्चाई कुछ और है, सच्चाई समझो ना। ये सब लोग क्यों 150 से ज्यादा राजा महाराजा थे जो अपने सॉवरेन स्टेट्स में, संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र राज्यों में बैठ करके शासन कर रहे थे। 47 के बाद भारत में जुड़ गए, उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिस्से बने। वहां के लोग अपने राजा महाराजाओं में, अपने पूर्व के शासकों में पूरी आस्था रखते थे, पूरा सम्मान रखते थे। आज भी लड़ जाएं तो जीत जाते हैं। ये जो नए प्रोडक्शन जो हुए ना, उनकी हालत देख लीजिए, जनता क्या दुर्गति करती है उनकी। 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव बाद उनकी क्या दुर्गति करती है। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेलों में बंद होते हैं। किसी राजा महाराजा के साथ ये हुआ? आज तक हुआ कि वो भ्रष्टाचारों के मुद्दों पर या जनता में उसके प्रति बड़ा असंतोष हो? कोई विद्रोह नहीं था इनके विरुद्ध। 47 के पहले इनके क्षेत्रों में इनके विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं था। क्यों नहीं था? सुशासन था। झूठा एजेंडा मत चलाइए, झूठा महिमा मंडन मत कीजिए। आप अंग्रेजी व्यवस्था के उत्तराधिकारियों का, जिसका जितना योगदान है, ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये देखिए आप इनको बदनाम कर रहे हैं। सच्चाई मैं एक बार फिर बोल देता हूं, 3 लाइनें स्पष्ट करती हैं, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट, वो टॉपिक उससे जुड़ रहा है, इसलिए दोबारा रिपीट कर देता हूं कि तेरी कैसे मानूं कभी हम गुलाम थे। हम वो थे उस क्षेत्र के लोग। तेरी कैसे मानूं कभी हम गुलाम थे, हर दौर में खुद के सिक्के, खुद के लश्कर, खुद के निज़ाम थे। ब्रिटिश इंडिया हमारा पड़ोसी था, हमारे ऊपर शासन नहीं था उसका। इसलिए आपको ब्रिटिश इंडिया में जनता की हालत अलग दिखाई देगी और सॉवरेन स्टेट्स में जनता की हालत अलग दिखाई देगी। हाँ, कि तेरी कैसे मानूं कभी हम गुलाम थे, हर दौर में खुद के सिक्के, खुद के लश्कर, खुद के निज़ाम थे। मेरे बुजुर्गों ने नहीं बांचे कभी कलमा और कुरान थे। 2-4 फिरंगी भी मेरे दरबार में दीवान थे। अभी कल तक तो मेरे खुद के झंडे और खुद के निशान थे। तेरी कैसे मानूं कभी हम गुलाम थे। ठीक, तो केवल राजा महाराजा और शासक वर्ग ही गुलाम नहीं था, वहां की जनता भी गुलाम नहीं थी। जो भारतीय जनता ब्रिटिश इंडिया के बाहर, मेवाड़ में, आमेर में, मारवाड़ में, बीकानेर में, कच्छ में, भुज में, बुंदेलखंड में, ओरछा में, रीवा में, बस्तर में, अंबिकापुर में, यहां निवास कर रही थी, वो गुलाम नहीं थी। नीचे त्रावणकोर में जो कर रही थी, मैसूर में जो कर रही थी, वो गुलाम नहीं थी, खुश थी। इस तरीके कार्टून बना करके झूठ मत फैलाइए, ये झूठ है। ठीक, देखिए, ये देखिए, राजा महाराजा के राज और क्षेत्र में नहीं हो रहे थे कोई जन आंदोलन। अगर वो जैसा आपने कार्टून बना करके एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो नए बच्चों को, आप 12वीं के छात्र को इतिहास के माध्यम से अपने एजेंडे के मुताबिक आप उसके दिमाग में भर दे रहे हो कि 1947 के पहले, अरे भारतीयों के हाथ में था वहां शासन, अंग्रेजों के हाथ में नहीं था। भारतीय थे, चाहे वो बुंदेलखंड के शासक हों, चाहे विंध्य के शासक हों, चाहे मध्य भारत के हों, चाहे गुजरात के हों, राजपुताने के हों, कांगड़ा के हों, जम्मू कश्मीर के हों, कहीं के भी शासक भारतीय थे भैया। भारत की परंपराएं, भारत के नियम कानून, भारत की व्यवस्थाएं वहां लागू थी। शिक्षा पद्धति भारत की लागू थी, कानून व्यवस्था भारत की लागू थी। वहां कांगड़ा हो, चंबा हो, वो स्वतंत्र थे। वहां जो है ना तो मैकाले पढ़ाई जा रही थी, वो बहुत मजबूत क्षेत्र था, ना मैकाले पढ़ाई जा रही थी वहां, ना वहां सीआरपीसी आईपीसी चल रही थी। वहां भारतीय व्यवस्था चल रही थी, इंडियनाइज्ड सिस्टम, जिनको आप कार्टून के द्वारा बच्चों के मन में विलेन बताते हो ना। आप में और सलीम जावेद में कोई अंतर नहीं है, हैं? उसने भी एजेंडा करके राजपूतों को बलात्कारी, राजपूतों को गुंडा, राजपूतों को
डकैत। उसने भी सिद्ध किया ना। हाँ, वही काम आप कर रहे हो। एक ही हो आप और वो, एक ही हो। और मैं तो यहां तक कहता हूं, अब जो कांग्रेस के बाद व्यवस्था आई है, वो वैचारिक व्यवस्था भी उत्तराधिकारी है उसी की उत्तराधिकारी है, कोई फर्क नहीं है। नहीं तो ये किताबें चलती, ये किताबें। अभी थोड़े दिन पहले आपने मराठा साम्राज्य को, राजपूत साम्राज्य के ऊपर जैसलमेर तक में डाल दिया, पूरा का पूरा। बहुत सारे लोग गए, मुझे भी बुलाया गया, मैं गया, उस समिति के सामने बैठा, उस समिति के सामने, मानव संसाधन विभाग की वो समिति, उसके सामने बैठा, उनका पत्र आया, उसको जब आपत्ति दर्ज करी तो ठीक है, अब हट गया। लेकिन किस किस के लिए आपत्ति बुलाना चाह रहे हो? ये देखिए, राजा महाराजा के राज और क्षेत्र में नहीं हो रहे थे कोई जन आंदोलन और विद्रोह, ये हो रहे थे ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र में, जहां ब्रिटिश क्राउन और कांग्रेस शासक और विपक्ष था। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकारें थी, लगान और कर की दरें राजाओं के क्षेत्र में कम थी। ये देखिए, हाँ भाई, ये आंदोलन हुए, आप खुद ही देखिए, जैसे संथाल आंदोलन, चलिए पहले के आंदोलन में आप 19वीं शताब्दी के अंत के में ले लीजिए, संथाल आंदोलन क्या राजा महाराजाओं के क्षेत्र में हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ ना। चंपारण का नील आंदोलन 1917-18, चंपारण बिहार में हुआ ना। हाँ, किसी प्रिंसली स्टेट में हुआ। ये किसानों का शोषण कहां हो रहा था? किसी राजा महाराजा क्या हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर देख लीजिए खेड़ा, ये भी 1917-18। ये कहां हो रहा था? ये मुंबई प्रेसिडेंसी में हो रहा था किसान आंदोलन। दमन कहां हो रहा था किसानों का? वहां हो रहा था ना। किसके यहां हुआ? पटियाला हुआ क्या? हाँ बताइए, कहां हुआ? ये कहां हुआ? चंबा हुआ, ओरछा हुआ, बिजावर हुआ, अलीपुरा हुआ, छतरपुर हुआ, टीकमगढ़ कहां हुआ? ये वहां आंदोलन क्यों नहीं हो रहे थे? मेवाड़ में हुआ, कच्छ में हुआ, क्यों नहीं हो रहे थे वहां? नमक सत्याग्रह 1930 का, दांडी यात्रा, ये कहां हो रहा था? ब्रिटिश इंडिया में हो रहा था ना। तो शोषण कहां हो रहा था? कहां के लोगों का शोषण हो रहा था? शोषण हो रहा था, अगर हो रहा था तो ब्रिटिश इंडिया में। तो आप ये इनको क्यों बता रहे हो? आप इनको क्यों बता रहे हो? आप जो है इनको क्यों बता रहे हो? अपनी प्रजा का शोषण करते हुए इनको क्यों दिखा रहे हो? और इनको लिबरेटर क्यों दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहे हो लिबरेटर? 1937 में तो सरकार में आ गए थे आप, तो अपनी जनता का लिबरेशन कर लेते ना। सरकारों, प्रांतीय प्रोविंशियल असेंबली में आपकी सरकारें बन गई थी ना बहुत सी जगह। हाँ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी आप आ गए थे, कोलैबोरेशन बना करके आ गए। तो आप निपटा लेते, आप करते ना कुछ भला। आपने तो कोई भी भला नहीं किया, और शोषक इनको बता रहे हो। ये कोई अंग्रेजी कानून अपने यहां लागू नहीं होने दे रहे थे। भारतीय परंपराओं के हिसाब से इनके राज चल रहे थे, इनको आप शोषक बता दे रहे हो। ये कार्टून बना दिया, जनता का शोषण करने वाले। भाई, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में तो आपकी सरकार बन गई थी। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध में भी आपकी बन गई थी। वहां आपने क्या किया जनहितैषी काम? बताइए ना। तो आपको बैठना चाहिए था ना, ये पटेल साहब को बैठना चाहिए था इस जनता के ऊपर इस हालत में, और इनको बनाना चाहिए था यहां आर के लक्ष्मण साहब को। उनको बताना चाहिए था कि ये इनको समझाते। इस बात में भी झूठ है, इस बात में भी झूठ है कि पटेल कह रहे हैं कि आप डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन, 3 सब्जेक्ट जो है हमें दे दीजिए, बाकी आप
संभालिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त के 18 दिन पहले, 20 दिन पहले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की बैठक हुई। उसमें उस समय के गवर्नर जनरल और वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन आए। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्ताव रखा, इन्होंने नहीं रखा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्ताव रखा कि आपकी और हमारी जितनी भी संधियां थी वो आज दिनांक से नल एंड वॉइड 15 अगस्त के बाद हो जाएंगी। आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या आप स्वतंत्र रहो। इसमें बिल्कुल भी ये सब लिपिबद्ध है और पूरा का पूरा ही उनकी जो स्पीच है वो आर्काइव में मौजूद है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि कम से कम अगर आप लेकिन इस क्षेत्र की, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्षेत्र की यहाँ की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और चीज़ें बहुत व्यवस्थित चलाने के लिए मैं चाहूँगा कि ये नया बनता हुआ हमारे जाने के बाद इस ब्रिटिश इंडिया की चिंता भी आप लोगों को करनी है। और ये जो शांति का माहौल इतने समय से इस क्षेत्र में बन गया है उसको बनाए रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, हालांकि आप स्वतंत्र बने रह सकते हो, स्वतंत्र हो जाओ नहीं, स्वतंत्र बने रह सकते हो, क्योंकि अंग्रेज हमेशा भारतीय इन राज्यों को, जिनको आपके इतिहासकार अंग्रेजों के गुलाम बताते हैं, अंग्रेज सदैव इनको, इनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे। उन्होंने कभी नहीं बोला ये हमारे गुलाम है, अलायंस पार्टनर बोला, गुलाम कभी नहीं बोला उन्होंने। ठीक, उनको एक उनकी संप्रभुता, उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हुए ही उनको टाइटल्स दिए गए, अपने अधीन कभी नहीं बोला। उन्होंने इनसे क्या बोला कि आप प्लीज हमारे कहने से किसी भी एक कन्फेडरेशन में आइदर पाकिस्तान और भारत में जुड़ जाइएगा, और अगर आप पूरे तरीके से इसमें शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम डिफेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन मैटर्स पे, इन सब्जेक्ट पे जरूर इनके साथ शामिल हो जाइएगा। लॉर्ड माउंटबेटन के इस प्रस्ताव को भी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ने रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट, कि हम तुम्हारे कहने से शामिल नहीं होंगे या इतना नहीं करेंगे। ठीक, ये 3 की बात कर रहे हैं, तो अगर इसके हिसाब से भी ये तो 3 ही मांग रहे थे, सरदार पटेल तो 3 ही बोल रहे थे कि कम से कम 3 विषय में आ जाइए। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, जिसको बहुत सारे, भोपाल और टोंक के जो मुस्लिम नवाब थे, ये पाकिस्तान के जिन्ना और इन लोगों के साथ मिल करके इनका दिमाग में भरते थे कि हमारे आ जाओ, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, इतना देंगे। तो इन्होंने क्या बात रखी, इन्होंने क्या बोला, वो लाइन तो पढ़ी है, क्या बोला जब ये भारत में शामिल हुए तो इन्होंने क्या बोला। ये 3 सब्जेक्ट नहीं, पूरे के पूरे आ गए, पूरे के पूरे। और क्या बोल करके आए कि क्योंकि ये धर्म के नाम पर 2 देश बनाए जा रहे हैं तो हम हमारे धर्म के साथ रहेंगे। हाँ? सब लिपिबद्ध है, लिखा हुआ। ये एक स्टेटमेंट है। इसी के बाद राजपूताना इसमें शामिल हुआ। तो ये स्वेच्छा से शामिल हुए ना इनके लालच से हुए, ना इनके मैनिपुलेशन से हुए, ना इनके डराने से हुए। डराना ये इनको, अगर, अच्छा आपको एक बात और बताऊं कि आप कह रहे हो कि ये जो आंदोलन, ज़रूर आप कहोगे कि ये आंदोलन यहाँ इसलिए हो रहे थे क्योंकि वहाँ पब्लिक आंदोलन कर सकती थी। मतलब अंग्रेज जो है ज़्यादा डेमोक्रेटिक थे आपके हिसाब से। और आप ये कुतर्क जरूर करोगे कि वो राजा महाराजाओं का इतना डर था, इतना ऑटोक्रेटिक रूल था, इतनी ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी कि वो डर के मारे वहां विद्रोह नहीं होते थे, यही बोलोगे ना। अमृतसर का जलियांवाला बाग याद है? वो राजा महाराजाओं के क्षेत्र में हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया में हुआ था?
राजा महाराजाओं को क्या कभी यह करना पड़ा था अपनी स्वतंत्र प्रजा के साथ उसको दबा के रखने के लिए? तो जहां आप 2-2, 4-4 हजार निरपराध लोगों को गोलियां चलाकर मार दे रहे हो, वहां की जनता नहीं डर रही अपने शासक से। वो वहां विद्रोह हो रहे हैं, वो वहां नहीं डर रही। और यहां जहां कोई आंदोलन नहीं, कोई एक भी जगह किसी राजा ने अगर तलवार उठाई होगी तो शत्रु देश के लिए उठाई होगी। किलों में जेलें भी नहीं बनानी पड़ी उनको। हाँ, शत्रु देश के लिए उठाई होगी, उसने अपनी प्रजा पर कभी तलवार नहीं उठाई। उठाई क्या? उसको आप शोषक कह रहे हो। शोषक नहीं, वो शोषक नहीं थे भाई। आपको एक बात और बताता हूं कि ये देखिए, क्यों नहीं थे वो शोषक? जनहितैषी काम थे उनके, जनहितैषी काम। वो राजा महाराजा उस क्षेत्र को सैकड़ों सालों से उसको अपना परिवार मानते थे। उसका विकास, ये देखिए, जनहितैषी कार्य और विकास के क्षेत्र में भी राजा महाराजा आगे थे। अगर अपन तुलना करें ब्रिटिश इंडिया की और इसकी, कि बीकानेर में महाराज गंगा सिंह गंग नहर बनवा रहे हैं। हाँ, क्यों बनवा रहे हैं? अगर वो शोषक थे तो, अगर वो जनता के शोषक थे तो वो रेगिस्तान में गंगा क्यों बहा रहे हैं? सतलज पर कितना बड़ा उस जमाने में, 20 के दशक की बात कर रहा हूं मैं। उस जमाने में जोधपुर में जसवंत सागर बनवा रहे हैं, जयपुर में रामगढ़ बांध बनवा रहे हैं, मैसूर में बनवा रहे हैं, ग्वालियर में तिगरा बांध बनवा रहे हैं, बड़ौदा में बन रही, बड़े बड़े डैम और नहरें बन रही। ये शोषक हैं। थोड़ी अपनी भी गिनवा दो। ये देखिए, रेलवे लाइन है, बताता हूं आपको, रेलवे लाइन है, ठीक। बीकानेर में स्टेट रेलवे लाइन, और ये रेलवे लाइनें कब बनी? बीकानेर ने बनाई, जोधपुर ने जोधपुर रेलवे बनाई, जयपुर ने जयपुर स्टेट रेलवे बनाई, मैसूर, ग्वालियर सब ने बनाई। तो ये मालूम है कब बनाई गई है? 1870 से ही शुरू हो गई। 1870 से 1880 के बीच में जयपुर ने आगरा तक रेलवे लाइन डाल दी थी, मालूम है आपको? जोधपुर ने डाल दी थी। ग्वालियर ने बिल्कुल इंटीरियर के जंगलों में भिंड भी ले गए थे, श्योपुर भी ले गए थे, शिवपुरी भी ले गए थे। क्यों ले गए थे? अगर शोषक थे तो। माल की ढुलाई तो नहीं हो रही थी श्योपुर में? नहीं हो रही थी ना, कि व्यापार के लिए ले गए थे? हाँ, वहां तो अभी भी व्यापार नहीं हो रहा उस रेलवे लाइनों से, तो जनता के लिए ले गए थे ना, जनता के लिए ले गए थे। जोधपुर ने तो रेलवे लाइन कराची तक डाल दी थी, कराची तक, जोधपुर से, मालूम है आपको? ये जनहितैषी थे। ट्रेड एंड कॉमर्स में, मर्चेंट नेवी, दूर दूर तक इनके यहाँ के जो क्षेत्र, इनके यहाँ के रहवासी जो व्यापारी थे, ये विदेशों में व्यापार करते थे, विदेशों में। इनके राजा की मुद्रा चलती थी, ब्रिटिश की मुद्रा नहीं ले जाते थे, महारानी का छपा हुआ फोटो नहीं, अपने राजा की मुद्रा लेकर के विदेश में व्यापार करते थे मारवाड़ी व्यापारी। हाँ, बाजार देख लिए कितने व्यवस्थित हैं, इनके नगर देखिए कितने व्यवस्थित हैं। क्यों बनाते थे ये? लोहा बाजार अलग और कपड़ा बाजार अलग और दाल बाजार अलग, और ब्रिटिश इंडिया में नहीं मिलेगा ये सब। ये सब कहां मिलेगा? जहां भारतीय राजा राज कर रहे थे, अपनी व्यवस्था, अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए राज कर रहे थे, वहां मिलेंगी ये सारी व्यवस्थाएं। तुलना करो, ढंग की तुलना करो, कुतर्क मत करो। 47 के बाद आपने अंग्रेजों का सिस्टम पूरे देश पे थोप दिया। अरे ये स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न जो हजारों साल से अपनी व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था, भारतीय कानून, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय पूरा ये जो स्थापत्य था, इसको यदि लागू करवाते आप
तो भारत मजबूत होता। आप वो तो लागू करवा नहीं पाए, आप ब्रिटिश सिस्टम लागू करवा रहे हो। ब्रिटेन ने बना दी संविधान सभा, उन्होंने बना जो सिस्टम बनाया, जो तरीका उन्होंने दिया वो सब लागू करवा दिया आपने। जो वो नहीं कर पाए वो आपने कर दिया पूरे देश पे। इनको आप बदनाम कर रहे हो। ये कार्टून ऐसे ही नहीं छप रहे हैं और ऐसे ही नहीं आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। इसके पीछे एजेंडा है, आपका एजेंडा है। मानसिक रूप से आप गुलाम हो उनके। स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, क्या नहीं बनाया, बैंक नहीं बनाए। बैंक ऑफ मैसूर अंग्रेजों ने बनाया, बैंक ऑफ त्रावणकोर अंग्रेजों ने बनाया, जयपुर एंड बीकानेर बैंक किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। किसके लिए बनाया? अरे किसी भी स्थिति में, किसी भी आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, ये जो क्षेत्र जिसको आप ये शोषक बना करके दिखाना चाह रहे हो ना, शोषक नहीं थे ना, आपसे बेहतर थे। आपसे मतलब इनका जो सिस्टम था, ये ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये जहां विपक्ष में थे या सत्ता में आ गए थे 1937 के बाद कईयों जगह, ये जहां थे वहां और इनके क्षेत्र को यदि तुलना करोगे तो ये ज्यादा अच्छे नगर बना के बैठे थे, ज्यादा अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, ज्यादा बेहतर रेवेन्यू सिस्टम, ज्यादा बेहतर था। टैक्सेशन की, आप टैक्सेशन की तुलना कर लीजिए। टैक्सेशन की किसी भी भारतीय राज्य में 25% से ज्यादा टैक्स नहीं था टोटल मिलाकर के, किसी में भी। और जहां ब्रिटिश इंडिया था वहां, अरे अभी देख लीजिए 60% तक कर है। इनकम टैक्स, जीएसटी, ये टैक्स, वो टैक्स, बोले 60% है। इनको आप शोषक बता रहे हो तो फिर आप क्या हो? हाँ, जो चुंगी थी ना, जो चुंगी थी, जो ट्रेड एंड कॉमर्स पे चुंगी थी, वो 2% से लेकर के 10% के बीच में थी। यहां तब भी 25% थी, आज भी वो समझ लीजिए कि चुंगी, अरे कईयों पे तो 125% है। तो इनको आप शोषक बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, ये देश झूठ नहीं स्वीकारता, पागल नहीं है। एक वैचारिक समूह बैठ गया है, वो डिक्टेट कर रहा है, वही धर्म को शेप दे रहा है। ऐसा धर्म मतलब ये, कर्म मतलब ये, समाज मतलब ये, हिंदू मतलब ये, सही व्यवस्था ये। हाँ, आप नहीं झूठ थोप पाओगे। ये देश जो है पुरुषार्थ से और बिल्कुल खुले मानस से चलता है, झूठ से थोड़ी देर चलेगा, कभी नहीं चला। ये भारत में जो शामिल हुए, ये अच्छे भाव से शामिल हुए, आपके दबाव में थे। बताइए ना, लोह पुरुष के दबाव में थे। बताइए, आइए मुझसे बहस कीजिए, करिए मुझसे बहस। अपने बड़े समूह को भेजिए, विद्वानों के समूह को, और सिद्ध करिए कि लोह पुरुष ने अपनी वैचारिक शक्ति से, अपनी मजबूती से इनको विवश किया भारत में आने के लिए। बताइए ना। ये आते थे अपनी मर्जी से, अपनी बातें रखते थे। लोह पुरुष और उनका स्टाफ तो, ये जो एकीकरण की मीटिंगें होती थी, इनका भी टीएडीए वसूलता था। इनका राष्ट्र योगदान ये है। और ये मारवाड़ अपनी 60,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लेकर के आया, तो कश्मीर अपनी 80,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लेकर के आया, समझे? तो जयपुर अपनी 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लेकर के आया, और ऐसे बहुत सारे। उनका योगदान उनको बना दिया जनता पे के पैसों पे और महान हो गए। ये जो है ना, सुनिए अच्छे से, इनको मिली जिम्मेदारी एकीकरण की। आर के लक्ष्मण साहब तो अब बचे नहीं, जरा सा बचा है उनका सिग्नेचर यहाँ, अगर होते तो उनसे भी मैं बात करता। इन दोनों के बात को करके अपनी बात खत्म करते हैं, और आप से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि इसको आप डूब करके इस विषय को समझेंगे। महत्वपूर्ण विषय है।
झूठ स्थापित हो जाएगा। अगर झूठ स्थापित हुआ तो इससे दिक्कत मालूम है क्या है? झूठे स्थापित हो जाएंगे। तो झूठे अगर स्थापित हो गए तो इस देश का क्या होगा? पुरुषार्थ भी तो कोई चीज है, सच्चाई भी तो इस देश में कोई चीज है। राम राज्य झूठे स्थापित करेंगे। सच बताता हूं, इनका और इनके बीच का संबंध बता देता हूं। जब 1945 के करीब जो है अंग्रेजों ने तय कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिर गया, पूरी साम्राज्यवादी ताकतें, इंपीरियलिस्ट पावर्स ये बैठी, इन्होंने तय किया कि अब अपन इस लेवल पे अपनी प्रतिद्वंदिता, जो कॉलोनियल प्रतिद्वंदिता है, उपनिवेशी प्रतिद्वंदिता, वो इस स्तर पे आ गई है कि हम साम्राज्यवादी शक्तियां अब एक दूसरे पे इतने बड़े बड़े बम गिराएंगी कि ये हमको ही अब नुकसान है। अब इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं, अपने अपने उपनिवेश छोड़ते हैं। अंग्रेजों ने तय किया, 1945 में ही अंग्रेजों ने आगे की ये व्यवस्था तय कर दी कि अगले 3 साल में हम कैसे कैसे बाहर जाएंगे। यह है सच्चाई। उन्होंने संविधान सभा बताई, ऐसे बनेगी, उन्होंने बना दी अपने। जब 47 तक तो वो थे, तो संविधान सभा तो वो उनकी बनाई हुई थी ना, उनने संविधान सभा बनाई। उसके बाद उन्होंने 1947 तक तो चीज़ें चलती रहीं, मतलब 46 आखिरी तक भी चलती रही। और फिर ये बात आ गई कि अरे ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र मुसलमानों के लिए मांग लिया है, तो 2 हिस्सों में अब ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्से में करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्से में करने के लिए रेडक्लिफ लाइन डाली गई, केवल ब्रिटिश इंडिया। उसने गुजरात वाला हिस्सा और राजपुताने वाले हिस्से को नहीं बांटा था, ठीक, केवल ब्रिटिश इंडिया को बांटा। रेडक्लिफ लाइन हुई, उसको उधर बांट दिया, इसको इधर बांट दिया। फिर संविधान सभा भी दोबारा हुई, उनकी संविधान सभा अलग बनी, इधर के सदस्य अलग रह गए। ये सब अंग्रेज कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कुछ भी, समझे आप? अंग्रेज कर रहे हैं, आप उनकी व्यवस्था मानते चले जा रहे हैं। फिर वो चले गए इधर। अब जब वो जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान कीजिए, जब वो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? जब वो जा रहे हैं अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने अपना गवर्नर जनरल बना लिया 47 के बाद, माउंटबेटन को। 15 अगस्त 47 के बाद भी उन्होंने गवर्नर जनरल अपना रखा, ठीक। दूसरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने आर्मी चीफ, इंडिया और पाकिस्तान का एक जॉइंट आर्मी चीफ बनाया, जो पहले से ही था जॉइंट। तो वो इंडिया पाकिस्तान का जॉइंट आर्मी चीफ भी 47 के बाद खत्म नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान का जॉइंट आर्मी चीफ अंग्रेज था, अंग्रेज, भारतीय नहीं था। भारत का आर्मी चीफ भी भारतीय नहीं था, अंग्रेज था। 47 के बाद की बात बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो भी पाकिस्तानी नहीं था, वो भी अंग्रेज था। 47 के बाद की बात बता रहा हूं। तो पाकिस्तान की सेना 47 के बाद अंग्रेज के अधीन, भारत की सेना 47 के बाद अंग्रेज के अधीन, और ये दोनों सेना का कमांड, जो जॉइंट कमांड थी, वो भी अंग्रेज के अधीन, ठीक। उसी समय पाकिस्तान का कबायली अटैक हुआ कश्मीर वाले मुद्दे पे, भारत पे, उधर का आर्मी चीफ अंग्रेज, इधर का आर्मी चीफ अंग्रेज, और जॉइंट आर्मी चीफ अंग्रेज। ये था आपकी सेना की स्थिति। और ये जो थे, ये क्यों इन्होंने सेना अपने हाथ में रखी थी? क्योंकि इनका पूरा जो मोटिव था वो ये था कि हमको अपने लोग जो अंग्रेज हैं, जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ठीक, इनके सर्विस बुक्स, इनके सर्विस पेपर्स, इनके पूरा रिकॉर्ड, और इनके परिवार और इनका सामान, ये पूरा का पूरा सुरक्षित तरीके से, अच्छे से, व्यवस्थित तरीके से फेजेस में भारत से इंग्लैंड वापस चला जाए। इसलिए इन्होंने अपना फौज का, और ये लोग, इनको कोई लेना देना नहीं था भारत के एकीकरण से। 27 जुलाई का चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो माउंटबेटन का भाषण था, वो सबसे स्पष्ट कर देता है। मानो तो मानो, 9-10 दिन है, मैं तो कह रहा हूं मान लो, नहीं तो ठीक है। इसके बाद उनकी पूरी ताकत थी कि कैसे भी अपन अपने सामान आमान, अपनी सर्विस बुक, अपने लोगों को लेकर के वापस ले जाएं। उनका कोई, और दूसरी सच्चाई सेना की क्या थी? दूसरी सच्चाई सेना की यह थी कि जो गजेटेड ऑफिसर थे, मतलब सूबेदार के ऊपर के रैंक, 47 के पहले ये लगभग सब अंग्रेज थे, भारतीय नहीं थे। अब इनको 47 के बाद जाना था वापस, तो वो इंडियन आर्मी जो अंग्रेजों की थी, वो अंग्रेजों की आर्मी में ऊपर की पोजीशंस खत्म हो गई थी, वो तो सब अंग्रेज जा रहे थे।
तो वास्तविक जो सेना इनको मिली थी ब्रिटिश इंडिया की, नेहरू जी को और पटेल साहब को जो सेना मिली थी, इंडियन आर्मी, अंग्रेजों के द्वारा जो इनको मिली थी, उस आर्मी की हालत यह थी कि उसमें सूबेदार के ऊपर का अधिकारी ही नहीं था। मालूम है आपको? और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी जितनी मजबूत निजाम की सेना थी, भोपाल, जूनागढ़, टोंक, यहां के जो मुसलमान शासक थे, इनकी अपनी सेना थी, ये तो नहीं गई थी, ये तो पूरी सेना थी, पुख्ता सेना थी, और इन्होंने मना कर दिया था। निजाम ने, सबको मालूम है, भारत में मिलने से मना कर दिया था। भोपाल ने भी मिलने में आनाकानी की थी, जूनागढ़ ने भी की थी, जूनागढ़ के नवाब ने भी की थी ना। फिर वो भारत में कैसे शामिल हो गए? अब ये कह रहे हैं इनकी आर्मी से डर के। बस्तर का किस्सा साफ साफ पढ़िए, कौन किसकी आर्मी से डरा। स्थानीय लोगों के मयूरभंज देव ने जब बात मानने से मना कर दिया, उनका जन समर्थन था, तो आपने क्या कर लिया? वो भी चुनाव जीत के आए थे। और हैदराबाद का निजाम, उसने मना कर दिया तो अरे माननी, आप क्यों इतने एहसान फरामोश हो रहे हो? इनकी ताकत से भारत का एकीकरण भी हुआ। ये खुद ही शामिल नहीं हुए, इनकी ताकत से हुआ, इनकी ताकत से नहीं हुआ। हैदराबाद कौन सी सेना गई? कौन सी गई? मानगार्ड गई ना, सवाई मान सिंह उनकी गई ना, जो आज शायद सेकंड राजपूत है। आमेर की फौज गई जब निजाम ने मना कर दिया, तब आमेर की पलटन गई, मानगार्ड। रज्जाकरों ने विद्रोह कर दिया था हैदराबाद के पास, इन्होंने नहीं काबू किया था, मानगार्ड ने किया था। निजाम ने घास रखी थी अपने मुंह में और जान की भीख मांगी थी। क्या मांगी थी? कि प्रभु मैं आपकी गऊ हूं, गऊ गाय हूं, घास रख के मुझे माफ करो। जब वो गाय बन गया था तब उसको उसकी जान बख्शी थी। किसने बख्शी थी? राजपूत थे, आमेर के मानगार्ड, उसने बख्शी थी ना। हाँ, वहां तक ठीक था। आपने बनाई सैकड़ों फीट ऊंची प्रतिमा, लौह पुरुष, हमको कोई आपत्ति नहीं, भारतीय हमारे नेता है, कोई आपत्ति नहीं। इनका चरित्र हनन आप करोगे? इनका चरित्र हनन करोगे? इनका चरित्र हनन करोगे तो नहीं, फिर सच्चाई निकल के आएगी ना। जब कश्मीर में हुआ तो क्या हुआ? कश्मीर में जब शेख अब्दुल्ला ने धोखा दे दिया, गहरी छंती थी ना नेहरू जी से, तो जब धोखा दे दिया, और जब महाराजा कश्मीर ने नए नए बने भारत से सहायता मांगी, कौन गया उन्हें बचाने? इंडियन आर्मी। हाँ, इंडियन आर्मी गई, क्योंकि बिल्ले तो लग गए थे। लेकिन इंडियन आर्मी कौन सी वाली गई थी? जो अभी मैंने आर्मी की स्थिति बताई थी, आर्मी की स्थिति तो यही थी जैसे हैदराबाद में गए आमेर के मानगार्ड गया, वहां गए जोधपुर लांसर। जोधपुर लांसर ने कश्मीर बचाया था, मालूम है आपको? ये कोई नहीं लड़ने गए। जिनको आप शोषक और जिनको चरित्र हनन जिनका कर रहे हो ना, कि ये इन्होंने ही अपनी सेना भेजी थी, भारतीय सेना में शामिल किया था, और जोधपुर लांसर गई थी ना कश्मीर के लिए 48 में। इसलिए मेरा ये कहना है कि मत करिए, देश के लिए ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है। आप एजेंडा चला रहे हो। अरे जिसने किया, जितना किया, कम बताइए, बुरा किया बुरा बताइए, बच्चों को पढ़ाइए, सच तो पढ़ाइए।
सच पढ़ाइए ना। प्रेरणा लेने को बहुत कुछ है, साहित्य, भारत का साहित्य। तुलसी लिख गए, कितनी चीजें लिख गए, वहां तो हमें कभी विरोध नहीं आया। भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे गए, वहां भी हमें कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। हुई क्या कभी आपत्ति? नहीं हुई। ना कभी कालिदास के ग्रंथों पे हुई, कभी नहीं हुई। एनसीईआरटी पे ही क्यों हो जाती है बताइए? जेएनयू के साहित्य पे ही क्यों हो जाती है? ये जो बंगाल से साहित्य निकला और बंगाल से जो नए नए हीरो बनाए गए और नया नया सारी संस्कृति और ये और वो जो है अंग्रेजों के सिस्टम से आकर के निकला, और आप उसको अंगीकार करते चले गए और लगातार लगे हुए, रोज एनसीईआरटी के माध्यम से रोज लगे हुए कुछ ना कुछ फितूर डालना और झूठ स्थापित करना। नहीं कर पाओगे झूठ स्थापित, खुद उखड़ जाओगे, खुद उखड़ जाओगे, झूठ स्थापित नहीं कर पाओगे। जिसका जितना योगदान है कम बताइए, ज्यादा है ज्यादा बताइए, खराब योगदान है खराब बताइए, अच्छा है अच्छा बताइए, सच तो बताइए। कि सलीम जावेद जैसे झूठे हीरो स्थापित करते हैं, झूठे हीरो।